थैंक यू सर। ओके 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 जी। गौतम सर हमारे साथ हैं, मुकेश वैष्णव। गौतम सर, मुकेश जी हेलो। मोबाइल को रोटेट कर दीजिए थोड़ा सा, आपकी स्क्रीन बड़ी दिखेगी। आप जी आपकी स्क्रीन ऑफ कर दें। ठीक है सर। हेलो, गुड इवनिंग। नमस्ते सर। हाँ मुकेश जी, जी सर। आप कहाँ नागौर के रहने वाले हैं आप? जी सर। आप लेक्चरर हैं? मैं सर इकोनॉमिक्स का लेक्चरर हूँ स्कूल में। अच्छा, स्कूल में लेक्चरर हैं। गुड गुड जी गुड सर। गुड। तो ये आपका पीलवासी कहाँ है, ये पीलवाकी? सर पीलवा तहसील परबतसर में एक गांव है नागौर जिले का। हाँ हाँ, अच्छा वहां पर है। ये इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी को साथ में रखने का क्या मकसद था? ऑनर्स आपने किया है, इकोनॉमिक्स में किया है, ज्योग्राफी में किया आपने? सर इकोनॉमिक्स में ऑनर्स किया है। अच्छा गुड, तो उसी के आप लेक्चरर हैं इसमें, जी सर। स्कूल आपको जो है एक मैं छोटी सी प्रॉब्लम दे रहा हूँ आपको। जैसे एसडीएम लगा दिया है जी सर। आपके ही उस एरिया में ही, बाय द वे किसी भी जगह पर, जी तो सर। आप जो है ना, और 3 व्यक्तियों का या 4 व्यक्ति आपके ऑफिस में आए हैं और वो आपसे कह रहे हैं कि हमारा जो है ना बंटवारा कर दीजिए या नाम दर्ज कर दीजिए, हमारे फादर नहीं रहे हैं, और जी सर। आप जो है ना उसका आपके इंदराज कर दीजिए या बंटवारा कर दीजिए। सबसे पहले तो प्रश्न है बंटवारा कर दीजिए, क्योंकि वो तो जो है ना नाम दर्ज तो पटवारी करता है खैर। जी तो सर। आप बंटवारा कर दीजिए। तो आप और वो डिस्प्यूट है, तो आप किन किन लोगों की आप सहायता लेंगे और किन किन का फीडबैक लेंगे आप पहले? जी सर। सर बंटवारे के लिए राजस्व विभाग में जो नियमावली है उसके तहत सबसे पहले उत्तराधिकार का एक फॉर्म भरवाया जाता है कि जो भी जिसका देहांत हुआ है उसके उत्तराधिकारी कौन है, न केवल पुरुष जबकि उसकी लड़कियां भी जो है उसकी उत्तराधिकारी हो सकती है। तो सर उत्तराधिकार का जो प्रारूप होता है उसको भरवाया जाएगा। उसके बाद में स्थानीय स्तर पर उसकी जांच करवा के नियमानुसार सर उसका भर किया जाएगा। आप उसको टैली नहीं करेंगे क्या पटवारी की रिपोर्ट से, तहसील की रिपोर्ट से? सर जो नियमावली है उसके तहत पटवारी भी है, तहसीलदार जी है, उनके जो है उसको टैली किया जाएगा। उसके बाद ही सर बंटवारा किया। आप वो जो है ना तीनों ब्रदर या 4 ब्रदर कह रहे हैं कि ये तो हमारा ही अधिकार है और हमारे जो है ना वो, तो आप अगर वसीयत देखना नहीं चाहेंगे उसमें? सर मैं जिस उत्तराधिकार के फॉर्म की बात कर रहा था सर वो वसीयतनामा ही है, जिसको सर मैं नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ, एक चलन में नहीं, नाम होता। वसीयतनामा में हाँ तो क्या है, सर वो जो सर जरा उनके बोलते हैं फादर सर वसीयत कर जाते हैं, स्पष्ट कर जाते हैं कि ये इसको देना, ये इसको देना, ये इसको देना, लेकिन उनकी जो है ना जैसे डेथ हो गई है और अब उनके जो है ना बच्चे जो है ना उसको जो है ना अपना अधिकार मांग रहे हैं कि हमारा बंटवारा कर दीजिए, क्योंकि हम आपस में जो है ना उसको डिस्प्यूट को सेटल नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर आपको वसीयत, अगर वो लिख गए हैं तो आप वसीयत भी देखनी पड़ेगी, और ना लिखे तो तब भी आपको जो है ना वो सारी रिपोर्ट आपको लेनी पड़ेगी। ठीक है। एक जो है ना कुछ दिनों पहले की एक बात है, वहां पर शायद ये 19 की बात है। वहां पर लंदन में गए थे हमारे प्रधानमंत्री महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी। तो वहां एक बसवेश्वर की जो है ना मतलब वो मूर्ति का अनावरण किया था। बसवेश्वर कौन है, आप जानते हैं क्या है? सर क्वेश्चन रिपीट करना सर प्लीज। एक बसवेश्वर जी की मूर्ति का जो है ना वहां पर उन्होंने अनावरण किया था माननीय प्रधानमंत्री जी ने लंदन में। हैं? अच्छा, ध्यान नहीं है। जानकारी नहीं। अच्छा, ये तरुण गोगोई को इन दिनों में अभी याद किया जा रहा है। तरुण गोगोई को बार बार चर्चा में, जो पेपर में भी था, आजकल में भी था, क्यों आ रहा उनका जिक्र, क्यों आया ये आपको ध्यान है कि तरुण गोगोई? सर इनको नागरिक सम्मान में पद्म भूषण से सम्मानित करने के लिए ये चर्चा में है। तरुण गोगोई? जी सर। अच्छा, ये नाथ संप्रदाय का जो है ना जिक्र आता है कभी कभी। नाथ संप्रदाय के कौन थे इसके जो संस्थापक? नाथ संप्रदाय के मूलतः संस्थापक भगवान शिव शंकर खुद माने जाते हैं सर। नहीं 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 नहीं, वो तो बहुत पहले की बात, अभी की बात कीजिए। जो जो उसको नाथ संप्रदाय पढ़ा है ना अभी, और
उसका आज की डेट में भी वो बहुत रिलेवेंसी रखता है आज की अभी भी? सर मैं एग्जैक्ट तो नहीं कह सकता, लेकिन गुरु गोरखनाथ नाथ संप्रदाय के संस्थापक। गुरु गोरखनाथ से पहले जो है ना, पहले भी थे। चलिए, आप जो है ना, अब आपको पश्चिमी राजस्थान में आपको इजरायली खेती करने के लिए अगर आपको कहा जाए कि आपको जो है ना ये तकनीक का डेवलपमेंट करने के लिए आप एग्रीकल्चर में डिप्टी सेक्रेटरी लगाया या सेक्रेटरी लगा दिया, देन आप इजरायली खेती के लिए आप जो है ना आप जो करेंगे। हेलो जी सर। हेलो, तो राजस्थान में इजरायली खेती का क्या लाभ होगा पश्चिमी राजस्थान का आपको? सर भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो राजस्थान का पश्चिमी भाग और इजराइल का जो भौगोलिक प्रदेश है वो बराबर समानता रखता है। हमारे यहाँ पर भी पानी की कमी है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो बूंद बूंद सिंचाई और फव्वारा पद्धति से जो इजराइल की टेक्निक्स है वो राजस्थान के पश्चिमी भाग में बहुत उपयोगी है सर। गुड। अच्छा, एक वो राजस्थान में इन दिनों में कुछ जिन्सों की पैदावार घट रही है तेजी से। आपने वो इकोनॉमिक्स भी है, ज्योग्राफी भी है, तो आपको इनका ध्यान है कि इन जिन्सों की पैदावार क्यों घट रही है इन दिनों में? कुछ की? सर अच्छा, राजस्थान में पाए जाने वाले प्रमुख खनिजों के बारे में इनको ध्यान है कि आपको कौन कौन से हैं जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण राजस्थान की इकोनॉमी के लिए? सर राजस्थान सीसा जस्ता, सेलेनाइट, वॉलस्टोनाइट भारत में सबसे ज्यादा पैदा करता है। क्या सर? सीसा जस्ता, वॉलस्टोनाइट, सेलेनाइट, ये राजस्थान के प्रमुख खनिज हैं जो केवल भारत में राजस्थान में ही पाए जाते हैं। इसके अलावा जिप्सम, चांदी और संगमरमर का जो पत्थर है वो भी पूरे भारत में राजस्थान, नागौर राजस्थान का प्रसिद्ध है सर। और एक और है बहुत महत्वपूर्ण सर, तांबा। नहीं, तांबा तो खेतड़ी में है ही है, और भी है एक और जिसका उत्पादन अभी कुछ वर्षों में ही शुरू हुआ है। पेट्रोल नहीं है क्या? जी सर, पेट्रोल हुआ ना? जी सर। 22% पेट्रोलियम भारत में जो उत्पादन होता है उसका राजस्थान में सर। राजस्थान में तो बहुत बड़ी बात है नहीं, ये तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। एक 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 क्वेश्चन आपको मैं आया था आईएएस में आया था, अशोक के महान संदेश किसी उपनिषद से लिए गए हैं? किस उपनिषद से लिए गए हैं? सर मुंडको उपनिषद। और महात्मा बुद्ध का ये क्वेश्चन भी आया था एक आईएएस में, ये महात्मा बुद्ध के उपनिषद किस जो है ना उपनिषद से लिए गए हैं? सर महात्मा बुद्ध के। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर था, लास्ट ईयर या बिफोर लास्ट ईयर, श्योर हूँ, मेरे पास पड़ा हुआ है पेपर, वो उसमें था ये क्वेश्चन। सॉरी सर। हाँ, ये चलिए बाद में बताता हूँ मैं। चलिए, हाँ ठीक है। हेलो। थैंक यू सर। जी सर। हाँ सर। जी राजेश सर। जी मुकेश जी, सुन पा रहे हैं? सर नमस्ते। नमस्ते। कब है आपका इंटरव्यू? सर 5 अप्रैल को मॉर्निंग में। अच्छा, तो आप नागौर जिले से हैं, मुझे ये बताइए, लूनी नदी की एक सहायक नदी है जो नागौर जिले से निकलती जी सर। उसका नाम बताइए। सर नागौर में पोंडलू गांव से एक नदी निकलती है, इसका नाम जोजरी है, जो लूनी नदी के दाईं ओर से मिलती है और एकमात्र ऐसी नदी है जो जिसका उद्गम स्थल अरावली की पहाड़ियां नहीं है। चलिए, बहुत अच्छा बताया आपने। जोजड़ी रिवर फ्रंट, इसके बारे में सुना आपने कभी? सॉरी सर। चलिए, अभी आप देखिए, राजस्थान में आंधी भी आई थी और कल वर्षा भी आई, तो इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? ये प्रश्न अभी इंटरव्यू में भी पूछा गया था। सर मुख्य रूप से ये जो अंधड़ और आंधी का जो कारण है वो पश्चिमी विक्षोभ है। यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप के बीच में भूमध्य सागर स्थित है। वहां पे जो चक्रवात स्टार्ट होते हैं वो पछुआ पवनों के कारण राजस्थान, अपने जम्मू कश्मीर और पंजाब को प्रभावित करते हैं। और क्योंकि बीच का जो क्षेत्र है वो मरुस्थलीय है, तो इनके साथ जो है हवा के
साथ रेत के कण भी साथ हो जाते हैं, तो ये सर अंधड़ और बारिश दोनों एक साथ इसको देखने को मिलते हैं। श्योर हैं आप? पश्चिमी विक्षोभ से तो ओनली मावट होती है, बारिश होती है, आंधी अभी पहली बार देखने को मिली। सर मुझे ऐसा लगता है कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण ही बारिश और आंधी आ रही है। चलिए, ये संपर्क पोर्टल के बारे में सुना आपने कभी? संपर्क पोर्टल जी सर। क्या होता है बताइए। सर राजस्थान सरकार द्वारा राज्य से जो सार्वजनिक सेवाएं हैं उनसे संबंधित शिकायत होने पर संपर्क पोर्टल पर शिकायत दर्ज की जाती है सर, और इसमें एक टोल फ्री नंबर भी है 181। अच्छा, चलिए, अभी जो मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना है, जी सर। उस पे अपना विचार व्यक्त कीजिए, क्या बिल्कुल सही दिशा में जा रही है वो? सर इसमें मुख्य रूप से जेनेरिक दवाएं दी जाती है, और वर्तमान में ऐसा रिसर्च आया है कि कुछ दवा जो है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता और जो इसकी क्वालिटी है दवा की, वो घटिया और निम्न क्वालिटी की पाई गई है। तो औषध नियंत्रण केंद्र द्वारा दवाओं को जो है खारिज किया गया है, तो सर ये एक चिंता का विषय है। अच्छा, तो एक हमारे IAS ऑफिसर थे जिन्होंने जिनके प्रयासों से ये योजना शुरू हुई थी, उनका नाम बता सकते हैं आप? जी सर, डॉक्टर समित शर्मा। अच्छा, उनका नागौर जिले से क्या संबंध रहा है? सर डॉक्टर समित शर्मा नागौर के कलेक्टर रहे हैं सर। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, अभी एक शब्द थोड़ा सुनने में आ रहा है चर्चा में, कोविन। जी सर। कोविन क्या होता है? सर कोविन, जी। सर कोविन एक मोबाइल ऐप है जिसमें टीकाकरण जो किया जा रहा है भारत सरकार द्वारा, उसका रजिस्ट्रेशन और उसमें सर्टिफिकेट जो है वो कोविन मोबाइल ऐप से दिया जा रहा है सर। जी, तो आप अभी शिक्षा विभाग में हैं, तो आपने क्या इसको बिल्कुल जागरूकता सही देखी है आम जनता में टीकाकरण के प्रति? सर अधिकांश लोग टीकाकरण के प्रति जो है सकारात्मक विचार रखते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है वो अभी भी टीकाकरण को संदेह की नजर से देखते हैं। तो अगर आपको हाल ही में पदस्थापित कर दिया जाए इंटरव्यू के तुरंत बाद, तो आप किस प्रकार इनको जागरूकता फैलाने का प्रयास करेंगे आम जनता? सर कोविड का टीकाकरण जो है इसके लिए राष्ट्रव्यापी प्रयास भी किए जा रहे हैं ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़े। स्थानीय स्तर पर जो वृद्ध व्यक्ति है जिसने टीकाकरण करवाया है उसके मार्फत उसको एज ए रोल मॉडल प्रस्तुत किया जा सकता है। साथ ही विभाग के जो एनएम है, पटवारी हैं, बीएलओ हैं, इन सबको इस कार्य में एकजुट करके टीकाकरण के लिए मोटिवेट किया जा सकता है और दिखाया जा सकता है कि कोई साइड इफेक्ट जो इस टीकाकरण से किसी को भी नहीं हो रहा है, और ये एक सुरक्षा कवच है जिसमें सभी को भाग लेना चाहिए और अनिवार्य रूप से निश्चिंत होकर टीकाकरण करवाना चाहिए। क्या आप सिर्फ प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारियों को ही शामिल करेंगे इसमें? आम जो जैसे कोई ग्रामीण एरिया है वहाँ कोई प्रभावशाली व्यक्तित्व है, तो सिविल सोसाइटी, गांव के बुद्ध व्यक्ति, सरपंच, वार्ड पंच, इनको भी शामिल किया जाए। ये इनको शामिल करना बिल्कुल, तभी आपका उत्तर संपूर्ण होगा। ठीक है, जी सर। चलिए, एक प्रश्न और मेरा, राजस्थान में महिला सुरक्षा के लिए क्या योजनाएं चल रही है अभी? महिला सुरक्षा के लिए? जी। सर महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक इंदिरा शक्ति, IM शक्ति, इसमें महिलाओं की काउंसलिंग की जा रही है और आत्मरक्षा के प्रशिक्षण के कार्यक्रम भी स्कूलों में आयोजित किए जा रहे हैं। साथ ही पुलिस विभाग द्वारा एक आवाज कार्यक्रम भी हाल ही में चलाया गया था जिसमें महिला जागरूकता और सशक्तिकरण के लिए और महिलाओं के अधिकार और उनके लिए जो कानून बने हुए हैं उनको आम जन तक पहुंचाने के लिए आवाज कार्यक्रम भी चलाया गया। ठीक है, वेरी गुड, धन्यवाद। थैंक यू सर।
जी मुकेश जी, नमस्ते सर। नमस्कार। आप लेक्चरर हो? जी सर। कौन से विषय से हैं अभी? सर इकोनॉमिक्स। इकोनॉमी से, ओके। राजस्थान के बजट के बारे में कुछ बताएं। 24 फरवरी को मुख्यमंत्री महोदय द्वारा राजस्थान का बजट पेश किया गया, जो कि पहली बार पेपरलेस बजट था ये। इस बजट में आगामी वर्ष से कृषि के लिए पृथक बजट की घोषणा भी की गई। ओके, इस बजट में सर स्वास्थ्य सेक्टर पर काफी ध्यान दिया गया है और राजस्थान में एक यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की बात की। ओके। अच्छा, इसमें कितना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना अनुमानित किया गया है इन्होंने? सर 2 लाख करोड़ से कुछ ज्यादा है सर। ओके। अच्छा, कुछ रेवेन्यू डेफिसिट भी हो रहा है, जी सर। कितना है? सर 23,000 करोड़ का राजस्व घाटा है। गुड। अच्छा, ये घाटे होते हैं 3-4 प्रकार के अलग अलग, घाटा और राजकोषीय घाटा, ये सब क्या होते हैं? सॉरी सर, मैं तो डिस्टर्बेंस की वजह से सुन नहीं पाया। राजस्व घाटा क्या होता है? हाँ, राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, बजटीय घाटा, ये घाटे क्या है, डेफिसिट्स क्या है? सर राजस्व घाटा सरकार की राजस्व आय और राजस्व व्यय का अंतर है। यदि राजस्व आय कम है और राजस्व व्यय ज्यादा होता है तो ये सरकार का राजस्व घाटा है। राजकोषीय घाटा मुख्य रूप से ये दर्शाता है कि सरकार ने इस साल नया कितना कर्जा लिया है। तो कंप्लीटली लोन पे, कर्जे पे निर्भर करता है राजकोषीय घाटा। सॉरी सर। फिस्कल डेफिसिट जो है, राजकोषीय घाटा है, ये क्या कर्जे पर ही आधारित होता है? नहीं सर, राजकोषीय घाटे से ये पता चलता है कि इस साल सरकार ने कितना नया कर्जा लिया है। ओके, ठीक है। अभी जो इस साल का जो फिस्कल राजकोषीय घाटा है, वो स्टेट जीडीपी का कितना परसेंट है? सर 3.98%। गुड। क्या होता है एसजीडीपी, क्या होता है? सर राज्य में एक वर्ष में जितना भी अंतिम उत्पादन होता है वस्तुओं सेवाओं का, उसका अगर बाजार मूल्य निकाला जाए तो वो स्टेट जीडीपी कहलाएगा। गुड। चलिए, शिक्षा के अधिकार पे बात करते हैं। ये बताइए कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ है? सर शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को। ओके। और किस अनुच्छेद में दिया गया है ये अधिकार? सर इस अधिनियम के तहत सर 21 अनुच्छेद 21 में मूल अधिकारों में भी इसका वर्णन किया है, अनुच्छेद 45 में भी। और सर एक में याद नहीं कर पा रहा सर। अच्छा, ये बताओ कि क्या स्कूलों में, सरकारी विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा दिया जाना गलत है? तो संवैधानिक दृष्टि से देखा जाए तो राजकीय विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा दिया जाना गलत है। ओके, कौन से अनुच्छेद में कहा गया है? सर अनुच्छेद 25। ओके। और अच्छा, एक बात बताएं, ये जो आरटीआई एक्ट 2009 इसमें कितनी सीट्स को वीकर सेक्शन के लिए रिजर्व रखा जाता है? सर निजी विद्यालयों में वीकर सेक्शन के 25% सीटों को रिजर्व रखने की प्रावधान इस अधिनियम। अच्छा, ये प्रावधान किन शिक्षण संस्थानों पर लागू नहीं होता है? सर पब्लिक स्कूल्स जो है, पब्लिक स्कूल्स पे 25 वीकर सेक्शन लागू नहीं होता है? सर सॉरी सर, पब्लिक स्कूल में लागू होता है। ओके। अच्छा, ये बताएं कि जो मदरसों में इस्लाम की शिक्षा दी जाती है या मिशनरीज में क्रिश्चियनिटी की जो शिक्षा दी जाती है, क्या वो वैलिड है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी शिक्षा, संस्कृति और इसके प्रचार प्रसार के लिए सर अधिकार दिए गए हैं, तो सर संवैधानिक दृष्टि से ये उचित है। गुड, ठीक है।
ये बताएं कि ये कभी आरबीआई ने ओपन मार्केट ऑपरेशन शुरू किया है। जी सर। क्या होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन? सर खुले बाजार की क्रियाएं मौद्रिक नीति का एक उपकरण है जिसके माध्यम से सरकार के जो बॉन्ड्स होते हैं उसको रिजर्व बैंक खरीदता और बेचता है। ओके, कितने प्रकार से होती है ओपन मार्केट ये एक्टिविटीज, ओपन मार्केट ऑपरेशंस? सर आरबीआई के माध्यम से सरकार अपने बॉन्ड्स को खरीदती होती है और मुख्य रूप से आरबीआई जो है वो बैंकों को सरकार के बॉन्ड्स बेचता और खरीदता है। ओके, तो ये जो क्या कहते हैं ऑपरेशन ट्विस्ट है, ऑपरेशन ट्विस्ट जी सर। आरबीआई का, इसके बारे में पढ़ा है आपने? जी सर। बताएं। सर ऑपरेशन ट्विस्ट में सरकार दीर्घ अवधि के जो सरकारी बॉन्ड है आरबीआई उनको खरीदता है और शॉर्ट टर्म्स के जो बॉन्ड्स होता है उनको बेचता है। इस प्रक्रिया को ऑपरेशन ट्विस्ट के नाम से जाना जाता है। ओके, गुड। ये बताएं कि एक आर्टिकल 21 क्या है? जैसे आपने कहा कि शिक्षा का अधिकार भी 21 में है, 20 का सब आर्टिकल है वो क्या है, वो बता पाएंगे आप? सर सब आर्टिकल, हाँ ठीक है, ये बताएं कि आर्टिकल 21 क्या कहता है? सर जीवन का अधिकार आर्टिकल 21 है सर। इसमें समय समय पर हाई कोर्ट और सरकार द्वारा भी इसमें खूब सारे अधिकार दिए गए हैं, मुख्य रूप से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिसमें निजता का अधिकार, साफ सफाई का अधिकार, स्वच्छ हवा का अधिकार, गुड। शिक्षा का अधिकार। एक केस लॉ है जो बहुत चर्चा में रहा है आर्टिकल 21 के मामले में, वो है विशाखा बनाम राजस्थान राज्य। जी सर। इसको विशाखा गाइडलाइन भी कहते हैं। जी सर। ये क्या है? सर राजस्थान में एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता थी बबरी नाम से, वो बाल विवाह रोकथाम के लिए प्रचार प्रसार कर रही थी, तो सर उनके साथ सामाजिक दुर्व्यवहार और उत्पीड़न हुआ। उस केस से सर विशाखा गाइडलाइंस तय की गई थी, जिसमें कार्यस्थल पर जो महिलाओं की सुरक्षा है उसके लिए दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किए। वेरी गुड, थैंक यू। जी जी गौतम सर। थैंक यू सर। हेलो मुकेश जी, हाँ जी आपके सर। 2-3 सवालों का आप केवल डिस्कशन आपसे करना है। एक तो वो क्वेश्चन पूछा था कि महात्मा के उपदेश किस जन उपनिषद से लिए गए हैं, तो वो बृहदारण्यक उपनिषद से है। ये आईएएस का क्वेश्चन था, लास्ट ईयर या बिफोर लास्ट ईयर था ये। सर बृहदारण्यक उपनिषद, बृहदारण्यक, जी बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया था। और जैसे कि अशोक का महान संदेश जो है ना मुंडकोपनिषद से है ना, उसी तरह से महात्मा बुद्ध के जो है ना उपदेश वो बृहदारण्यक उपनिषद से लिए गए हैं। जी सर। ठीक है, आपने एक कोयले का क्वेश्चन पूछा था, शायद आपने जो है ना उसको बताया था। नहीं, आपसे नहीं पूछा था, सॉरी। अच्छा, एक वो मैंने पूछा था कि आप तरुण गोगोई जो है इन दिनों में बहुत सारी चर्चा में है, ये कौन है? ये जो है ना असम के प्रधानमंत्री हैं, 3 बार वहां के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। आज के भास्कर में था ये कि 3 बार रह चुके हैं, और पिछला इतिहास में इनके डिस्कशन में वो दे रखा था, इसका इनका जिक्र आया था। जी सर। बसवेश्वर के बारे में, हाँ 3 बार ये वहां की जो है ना असम के प्रधानमंत्री सीएम रह चुके हैं, सॉरी, है ना। एक बसवेश्वर के बारे में पूछा था मैंने, ये बसवेश्वर के बारे में आपको 2 मिनट लूंगा मैं आपको। ये एक बहुत बड़ी जो है ना हस्ती है, ये बड़ी हस्ती इस रूप में है कि यही ऐसा व्यक्ति था जिन्होंने मैग्ना कार्टा, इनका जो अभिनव वो भवन था ना, अभिनव जो है ना इसको कहते हैं कि अभिनव मंडप में वो उन्होंने सबसे पहले तो ये किया था। बसवेश्वर जी ने ना वहां के यूं कह सकते हैं दार्शनिक है भारत के, और ये जो है ना 12वीं सदी में पैदा हुए थे। और विज्जल जो है ना कलचुरी नरेश विज्जल या विजयादित्य के प्रधानमंत्री रह चुके थे, ये विजयादित्य के प्रधानमंत्री रह चुके थे। और इन्होंने पहली बात तो ये कही थी, 2 बातें इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखने लायक है। पहले तो इन्होंने कहा था कि महिलाएं और पुरुषों का अधिकार समान है, नंबर 1। दूसरा, प्रजातांत्रिक प्रणाली से जो है शासन होना चाहिए, प्रजातांत्रिक प्रणाली से
शासन चलना चाहिए और उसको मतलब यूं मैग्ना कार्टा जो है ना कहा जाता है, उसके संदेशों को, उनके विश्वेश्वर के संदेशों को मैग्ना कार्टा या भारत का महान राजपत्र के रूप से संज्ञा दी जाती है। और यही बात वहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री महोदय ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने लंदन में कही थी कि बसवेश्वर जी का योगदान बहुत बड़ा है हमारे देश के लिए। लेकिन इसको अभी आया था, पिछले सालों में भी बहुत दफा आया था, वो जब वहां लंदन गए थे और जब उन्होंने माल्यार्पण किया उनका, वो जो किया तब भी उसका जिक्र आया था। तो वो जो है ना ये एक बहुत बड़ी हस्ती है। ये क्वेश्चन कभी भी आ भी सकता है आगे, अगर आप कोई भी फर्दर आईएएस का देते हैं, कुछ भी देते हैं, तो उसके लिए आपका एक क्वेश्चन पूछा था नाथ संप्रदाय का, जो है ना इनके संस्थापक जो है ना मत्स्येंद्र नाथ थे। मत्स्येंद्र नाथ जो है ना, गोरखनाथ जी तो बाद में हुए थे, मत्स्येंद्र नाथ थे, उनके गोरखनाथ जी उनके शिष्य और बाद में पैदा हुए थे। एक जो है ना आपसे क्वेश्चन किया था इजरायली जो है ना खेती के लिए, और आपने उसका ऑलमोस्ट जो है ना सही जवाब दिया था कि ड्रिप इरिगेशन और वो जो है ना वो सारी चीजें हमें करना चाहिए। एक वो जो है ना राजस्थान के जो है ना पेट्रोल और मार्बल, कोयला, सॉल्ट, जिप्सम और ये सारी चीजें आपने बताई थी। पेट्रोल का आप याद रखना, क्योंकि पेट्रोल का प्रोडक्शन और बढ़ने वाला है हमारे यहाँ पर, और रिफाइनरी जो है ना ऑलमोस्ट कभी ना कभी तो चलिए शुरू हो ही जाएगी। तो रिफाइनरी ये हमारे लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, इसमें हजारों लोगों को जॉब मिलने वाला है राजस्थान में। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसका, कि राजस्थान जो है ना बहुत बड़ी जो है ना एक शक्ति बनने वाला है, ये जो है ना इस तरह की पेट्रोलियम के पॉइंट ऑफ से। आपका जो है ना मुझे एज ए होल आपका जो है ना प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा लगा। आई विश फॉर द बेस्ट। और मैं आपके कॉन्फिडेंट लेवल, आपका वे ऑफ जो है ना टॉकिंग, प्रेजेंटेशन और चेहरे का जो है ना वो एकदम सौम्य रूप से आपने जवाब दिए हैं, इट्स गुड। और ये बनाए रखिए आपको। और स्टडी आपका कब है? आपका 5 अप्रैल को है। 5 अप्रैल को आपका ड्रेसिंग का ये जो है ना वो भी अच्छा है। एंड आपको इसको स्टडी कीजिए थोड़ा सा। और एक बात याद रखिए कि जरूर नहीं है, मैं जो है ना वो ललित सर बता रहे थे कि ट्रेंड रोजाना बदलेगा। कोई भी क्वेश्चन वैसे तो जनरली रिपीट करते ही नहीं है, रिपीट होता नहीं है। रिपीट हो गया तो कोई 1-2 क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बाय द वे रिपीट होते नहीं है। इसलिए पिछले क्वेश्चन को आप ध्यान रखिए, कोई बात नहीं है, वो तो देखना ही चाहिए। लेकिन रिपीट जो है ना जनरली क्वेश्चन नहीं हो करते हैं लोग, क्योंकि ये भी अथॉरिटीज बैठती हैं। तो ये बात याद रखिए कि आपको जो न्यूज़पेपर, न्यूज, टीवी पर न्यूज, ये सब चीजें आप जरूर रखना और 1-2 दिन पहले चले जाइए, ताकि आपको ट्रेंड का बस कॉन्फिडेंस लेवल रखिए अच्छा सा। एंड आई विश फॉर द बेस्ट। एंड ये जो मतलब हम देख लें, पिछले क्वेश्चंस को आप देखिए जरूर, लेकिन आपका क्वेश्चन तो है सदा बदलते रहेंगे। आई विश फॉर द बेस्ट विशेस फॉर द जो ना योर फ्यूचर। बहुत बेहतरीन आपने जो ना प्रेजेंटेशन है, शुभकामनाएं। थैंक यू सर। जी सर। जी राजेश सर। जी मुकेश जी, सर ने बिल्कुल अभी सही फरमाया कि रोज ट्रेंड बदलता है। और मैंने जहां तक अभी कुछ क्वेश्चंस मेरे पास आए हैं 1-2 दिन से, कल से ही इंटरव्यू स्टार्ट हुआ है, और 2 दिन का ट्रेंड ये देखने को मिला है कि हमने जो यहाँ से कृष्णा एकेडमी से जो मॉक लिए हैं उनमें से काफी प्रश्न पूछे गए। ठीक है, जैसे ओटीटी का प्रश्न पूछा है, फेक न्यूज क्या है ये पूछा है, संपर्क पोर्टल का क्या है, कोविन क्या है, और राजस्थान में महिला सुरक्षा से संबंधित जो योजनाएं हैं या जो विलय है जिलों का, उससे प्रश्न है, और डेजर्ट फेस्टिवल ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा है। और कुछ एक और प्रश्न देखिए, हाँ, नैनो टेक्नोलॉजी कई बार पूछा है। तो आप चलिए बीटेक टेक्नोलॉजी फील्ड से नहीं है, फिर भी ये कुछ प्रश्न हमने जो यहाँ से मॉक लिए हैं उनमें से काफी प्रश्न पूछे गए। ठीक है, तो वहां से बिल्कुल आप हेल्प लीजिए, क्वेश्चन का एक वाइड आपको संग्रह तैयार हो जाएगा, और उन पे आप अपने जो उत्तर होंगे, कैसे कम शब्दों में आपको वहां पर उत्तर देना है उन प्रश्नों का। तो आपको अपने फील्ड से जुड़े हुए या आपके बायोडेटा से कनेक्ट होते हुए कुछ क्वेश्चंस तैयार करने हैं। अभी 5 अप्रैल में लगभग 10-12 दिन है। ठीक है, होली के आप 2 दिन निकाल दीजिए, फिर भी आपके पास समय है। तो आप ऐसे कुछ प्रश्न
प्रश्नों की सूची तैयार कीजिए अभी, और उनके उत्तर आप कैसे देंगे, अंतिम समय है बस, लास्ट स्टेज पर आप तैयारी कर रहे हैं इंटरव्यू की, तो वहां पर इन प्रश्नों का फाइनल उत्तर क्या होगा आपका, ठीक है। तो आप ये, एक मैंने आपसे जोजड़ी रिवर फ्रंट के बारे में पूछा, तो इसका मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ, आप 2 से 3 लाइन में वहां पर बोल सकते हैं। जैसे जोजड़ी रिवर है, ये नागौर जिले से फिर एंटर होती है जोधपुर में, और जोधपुर में एक जगह है बोरानाडा, वहां पर जोधपुर शहर के आसपास का जो गंदे नाले हैं, ठीक है, उनका पानी इसमें मिल जाता था जोजड़ी रिवर में, और इसका पानी प्रदूषित होता था, और वो प्रदूषित पानी आसपास के खेतों में जाके मिलता था, और उससे क्या जो भूमि है उसकी उत्पादकता पर थोड़ा प्रभाव पड़ता था। तो वहां के प्रशासनिक अधिकारियों ने इसको बिल्कुल प्रदूषण मुक्त करने के लिए एक अध्ययन किया, जो पेरिस की सीन नदी है और गुजरात की साबरमती नदी है, उसकी तर्ज पर एक अध्ययन किया और उसको बिल्कुल प्रदूषण मुक्त करवाया, ठीक है। तो ये जोजड़ी रिवर फ्रंट बोरानाडा के आसपास आप देखिए। पहली बार पता चला सर, थैंक यू। जी जी जी, तो ये कुछ चीजें, बाकी बाकी आपके आंसर बहुत अच्छे लगे मुझे, बिल्कुल संतुलित, और एक प्रशासनिक परिपक्वता आपके उत्तरों में और व्यवहार में झलकती है, व्यक्तित्व आपका बिल्कुल। कितना समय हो गया आपको सरकारी सेवा में? सर 11 साल हो गए। तो वो बिल्कुल आपके व्यक्तित्व में, आपके उत्तरों में वो प्रशासनिक परिपक्वता झलकती है, और अब ऐसा लगता है आपको एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सर। ओके। जी मुकेश जी, बहुत अच्छे उत्तर दिए हैं। बस 1-2 पॉइंट मैं आपको बता देता हूं। जैसे जो शिक्षा का अधिकार दिया गया मौलिक अधिकारों में, वो आर्टिकल 21A है, 21 का है, जो 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया है। और एक मैंने आपसे पूछा था कि धार्मिक शिक्षा का जो किन सरकारी विद्यालयों में दी जा सकती है अथवा नहीं दी जा सकती, तो आर्टिकल 28 के तहत उसको वैलिड नहीं किया गया। सरकारी विद्यालय में आर्टिकल 28 धार्मिक शिक्षा की मनाही करता है, धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। इसके अलावा मैंने एक क्वेश्चन आपसे और पूछा था कि मदरसों और मिशनरीज में जो धार्मिक शिक्षा देते हैं, क्या वो मान्य है या वो वैध है? तो ये आर्टिकल 31 30 ब्रैकेट में 1, ये मदरसों इत्यादि में धार्मिक शिक्षा को मान्यता प्रदान करता है, वैलिड करता है। और आपका जो आंसर था 29 और 30, वो भी राइट है, पर पर्टिकुलर अनुच्छेद बताना आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी जो आपने ये आरबीआई वाला जो आंसर दिया है, या शिक्षा के अधिकार के जो अन्य पॉइंट बताए, शिक्षा का अधिकार आपको संविधान में 3 जगह मिलेगा, मौलिक कर्तव्यों में, मौलिक अधिकारों में, और नीति निर्देशक तत्वों में। तो लैंग्वेज में जो अंतर है उसको आप ध्यान रखें। आप एक शिक्षक हो तो आप पर इन चीजों का फोकस जा सकता है, ठीक है। बाकी ओवरऑल बेहतरीन आंसर और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, और आई होप अब आपसे मिलना एक अधिकारी के रूप में ही हो, कि आईएएस अधिकारी मिले हमसे आके एक, ठीक है। आपका आशीर्वाद रहेगा। ओके, बहुत बहुत शुभकामनाएं।